सो हम पढ़ रहे थे कैफ 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस दो पार्ट है, मैनेजरियल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस, और अभी तक हम मैनेजरियल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक हो गया। कोई 3 दिन पहले आईकैप की बुक आई है, लेकिन वो नहीं आई हमारे लिए अभी तक। ठीक हो गया। बुक नहीं थी फिर भी हम काम कर रहे थे और ठीक कर रहे थे। अब अगर आ भी गई है तो आपकी टेंशन नहीं है, आपको उसे नहीं देखना, आपको जो यहाँ पे हो रहा है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली चलना है। कब बुक देखनी है, बुक में से क्या चीज़ करनी है, ये मुझ पे छोड़ देना है। खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी, जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में बस इसी पे फोकस करना है। एंड पे आके तब तक आईकैप की बुक भी पूरी हो चुकी होगी, तो तब हम वो भी खोलेंगे और फिर देखेंगे कि अब उसके अंदर ऐसा क्या रह गया है जो हमसे कवर नहीं हुआ या हमने नहीं किया। एंड पे आके हम सारी बुक खोलेंगे, एक एक पेज देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमने क्लास में कवर नहीं की। ठीक हो गया। सभी मेरे साथ साथ चलना है। मैनेजरियल एनालिसिस हमने कोई 26 लेक्चर में कवर किया। फर्स्ट 26 लेक्चर हमारे मैनेजरियल एनालिसिस पे थे और आज हमें लेक्चर 31 में, दिस मीन कोई 4 लेक्चर पहले हमने फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट किया। फाइनेंशियल एनालिसिस में अभी तक हम एक टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं वैक के नाम से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बिजनेस को निकालना है किस लिए? ये देखने के लिए कि मुझे जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया है या जो डेट होल्डर ने पैसा दिया है वो क्यों दिया है, उसके ऊपर वो कुछ मुझसे रिक्वायर करते हैं, तो उनका वो पूरा करने के लिए मुझे आगे से कितना कमाना है। वैक्यूम कैलकुलेट करना है बिजनेस ने कि मुझे आगे से कितना कमाना है। मैंने कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस इन्वेस्टमेंट से मैंने कितना अपना रिक्वायर्ड रिटर्न जनरेट करना है। कैसे कैलकुलेट होता है हमने देख लिया। ठीक हो गया। एक टॉपिक हमने और स्टार्ट किया था, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? कंपनी की मार्केट वैल्यू। कंपनी की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या कि कंपनी की जो इक्विटी है सपोज 200 है, इसकी कोई इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में कीमत लगाता है 350 कि मैं इस कंपनी को 350 में खरीदूंगा। तो 350 क्या है? मार्केट वैल्यू किसकी? कंपनी की इक्विटी की। एक इन्वेस्टर कहता है नहीं मैं 300 में खरीदूंगा, तो कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 300। एक इन्वेस्टर कहता है नहीं मैं ये 200 इक्विटी कंपनी 170 में खरीदूंगा, तो मार्केट वैल्यू क्या है? 170। मीन आपकी जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है 200, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ज्यादा क्यों है? इन्वेस्टर को फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए उसने 350 रखी है, 300 रखी है। नहीं, 200 बुक वैल्यू वाली इक्विटी की कंपनी को इन्वेस्टर कहता है मैं 170 में खरीदूंगा। क्यों? उसे कंपनी में फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, इसलिए उसने बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या रखी है? कम रखी है। ठीक है। कौन कैलकुलेट करता है मार्केट वैल्यू? इन्वेस्टर कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट होती है मार्केट वैल्यू? हमारे पास कुछ मेथड्स थे, जिसमें एक पहला मेथड था कि हमने क्या करना है, कंपनी के टोटल शेयर इशूड जो हैं वो लेने हैं इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ले लेनी है। टोटल शेयर इशू कहां से मिलेंगे? कंपनी की बुक से मिलेंगे। और मार्केट प्राइस पर शेयर कहां से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू। टोटल शेयर इशू किए हैं सपोज 100,000। कितने इशू किए हैं? 100,000। अब शेयर की प्राइस जो बुक्स में आ रही होती है वो होती है पार वैल्यू। क्या कहला? और पाकिस्तान लॉ कहता है कि आपने पार वैल्यू कितनी रखनी है? ₹10 रखनी है। दिस मीन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या निकलेगी? कंपनी की बुक वैल्यू कितनी निकलेगी? 100,000 इंटू 10 मीन 1 मिलियन। 100,000 इंटू 10 मीन 1 मिलियन। लेकिन हमने यहाँ पे प्राइस कौन सी लेनी है? जो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे चल रही है। और मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे सपोज चल रही है 140, तो मार्केट वैल्यू कंपनी की कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस जो है शेयर की उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कितनी निकल आएगी? 1400 मिलियन निकल आएगी, 1400,000 निकल आएगी। क्या कहला? 1.4 मिलियन।
क्या कहला, बुक्स में कितनी आ रही थी 1 मिलियन, कितनी आ रही थी 1 मिलियन, 1 मिलियन ही आ रही थी। तो मार्केट वैल्यू कितनी निकल आई 14 मिलियन, 14 मिलियन। क्या कहला, बुक वैल्यू कितनी है 1 मिलियन, मार्केट वैल्यू कितनी है 14 मिलियन। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल शेयर इनटू प्राइस पर शेयर, कब, जब क्वेश्चन में ये डेटा गिवन हो। मार्केट वैल्यू निकालने का दूसरा फार्मूला क्या था, बुक वैल्यू ऑफ व्हाट, बुक वैल्यू ऑफ व्हाट, इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो। कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइस टू बुक रेशो दी गई हो और इक्विटी की बुक वैल्यू दी गई हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू। प्राइस टू बुक रेशियो क्या होती है कि एक इन्वेस्टर ने कंपनी का 350 लगाया, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी थी 200, तो प्राइस टू बुक रेशियो क्या आ गई, सपोज 1.75। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी अगर इस मेथड से हमें चलना होगा तो। क्या ख्याल है, तो मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू कितनी है 200 इंटू 1.75 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू। एक तीसरा मेथड हमने देखा था, और तीसरा मेथड क्या था हमारा, R/I। कहां से हमने ये मेथड निकाला था, परपेचुटी से निकाला था, जिसको हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड का नाम भी दे सकते हैं। और इसमें मार्केट वैल्यू जो है वो कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, डिविडेंड को डिवाइड करना है इनटू KE। KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि एक शेयर होल्डर आपको पैसा दे रहा है, वो कहता है मुझे इसके ऊपर 15% रिटर्न चाहिए, तो जो शेयर होल्डर का रिटर्न है इसे क्या नाम देता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आपने शेयर होल्डर को पे करना है इतना, उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। सो डिविडेंड कंपनी जो पे कर रही है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप शेयर होल्डर को देते हो वो क्या है, डिविडेंड। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन शेयर होल्डर आप में इन्वेस्ट करते वक्त कितना आपसे रिटर्न चाहता है, तो शेयर होल्डर का रिटर्न और डिविडेंड दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। तो अगर हमने KE निकालनी हो तो ये भी हम निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। क्या कहला है कि KE किसके इक्वल हो जाएगा, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ठीक हो गया। सो यहां तक हमने बातें कवर की हुई हैं। नहीं, एक चौथा मेथड भी था हमारे पास मार्केट वैल्यू कंप्यूट करने का, और वो चौथा मेथड क्या था, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G ओवर KE माइनस G। कब ये मेथड अप्लाई करना है, जब कांस्टेंट डिविडेंड हो, मीन एवरी ईयर कंपनी सेम डिविडेंड दे रही है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, मीन चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। सपोज हमारे पास डेटा है ईयर 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का और 2021 जो करंट ईयर है हमारा। ठीक हो गया। एक कंपनी के अंदर क्या किया, एक इन्वेस्टर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम नाम देते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, सपोज उसने 5000 इन्वेस्ट किया। कंपनी कहती है कि भाई मेरा जो है वो रिटर्न मीन एवरी ईयर इस 5000 पे मैंने कमाना है 20%। कंपनी कितना कमाती है अपने पैसे पे, 20%। और वो जो 20% कंपनी कमाती है उसे नाम दिया जाता है क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मीन कैपिटल। कंपनी इस पे कितना कमाती है, 20% कमाती है, तो इसका अगर हम 20% निकालें तो क्या बनेगा, 1000। और कंपनी कहती है मैं जो भी कमाती हूं वो एज ए डिविडेंड पे कर देती हूं। कंपनी जो भी कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, तो जो भी कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, तो वही 1000 डिविडेंड पे कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 5000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। सो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, 5000। 20% रिटर्न कंपनी ने क्या कमाया, 1000। कंपनी ने जो कमाया वो एज ए डिविडेंड पे कर दिया, तो पीछे क्या बचा, 5000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल 5000। कंपनी ने 20% कमाया,
और जो कमाया वो एज ए डिविडेंड पे कर दिया, पीछे क्या बचा 5000। नेक्स्ट ईयर का 5000 कंपनी ने 20% कमाया, जो कमाया वो एज ए डिविडेंड पे कर दिया, रिमेनिंग क्या बचा 5000। नेक्स्ट ईयर फिर क्या हुआ 5000 ओपनिंग कैपिटल आया, 20% कमाया और जो कमाया वो डिविडेंड पे कर दिया, पीछे क्या बचा 5000। सारी जिंदगी यही बात चलती रहेगी, ऐसी कहानी आगे चलती रहेगी। अब एक इन्वेस्टर कहता है कि भाई इस कंपनी का कैपिटल कितना है 5000, मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं। इन्वेस्टर कहता है कि मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं और मेरा जो रिटर्न है KE है वो है सपोज 15%। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं कंपनी में और कितना मैं चाहता हूं कि मुझे मिले 15%। तो आप मुझे बता दें इन्वेस्टर इस कंपनी को कितने में खरीदेगा, मीन मार्केट वैल्यू इस कंपनी की क्या होगी जिसमें वो खरीदेगा। तो मार्केट वैल्यू हमने निकालने का फार्मूला क्या पड़ा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE। तो डिविडेंड इसमें कितना है, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है 1000 डिवाइडेड बाय 15%। तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी 1667। मीन इन्वेस्टर इस कंपनी को कितने में खरीदेगा 5000 कैपिटल मीन बुक वैल्यू वाली को 1667 में। तो ये क्या आ गई हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई। क्लियर होती है बात यहां तक। मीन ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब कंपनी के डिविडेंड जो हैं वो क्या हैं कांस्टेंट हैं। क्या हैं कांस्टेंट हैं, मीन सेम है एवरी ईयर। तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर KE मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, जो इन्वेस्टर कंपनी से चाहता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ईयर हमारे पास वही हैं 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। सो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्या है जी, ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 5000 इन्वेस्ट किया और इसके ऊपर कंपनी जो कमाती है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है 20%, मीन 1000 कंपनी ने कमाया। अब कंपनी कहती है कि हम जो कमाते हैं वो सारा का सारा डिविडेंड पे नहीं करते, जो कमाते हैं वो सारा का सारा डिविडेंड पे नहीं करते। हम क्या करते हैं उसमें से आधा अपने पास रखते हैं, आधा आगे डिविडेंड पे करते हैं। तो डिविडेंड कितना होगा, कितना 50%। किसका, जो कमाया है उसका। डिविडेंड कहां से दिया जाता है, कैपिटल से नहीं, जो प्रॉफिट कमाया है वहां से डिविडेंड दिया जाएगा ना। क्या ख्याल है। तो प्रॉफिट का 50% आपने डिविडेंड दे दिया, तो बाकी आपके पास क्या बचा, बाकी क्या बचा आपके पास 5500। ये क्या है आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 5500। आपने इस पे 20% कमाया 1100 आपने कमाया और उसका 50% आपने जो है वो डिविडेंड दिया। तो कितना डिविडेंड दिया 550 आपने डिविडेंड दिया, रिमेनिंग क्या बचा 6050। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में यही क्लोजिंग क्या होगा, ओपनिंग 6050। इसका 20% आपने कमाया 1210 और इसका 50% आपने डिविडेंड दे दिया 605। तो आपके पास क्या बचा 6655। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ये 6655 ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ऐसी बात है। इसका 20% आपने कमाया 1331 और आपने इसका 50% डिविडेंड पे कर दिया 666 आपने डिविडेंड पे कर दिया। तो रिमेनिंग क्या बचा 7320। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में 7320 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ऐसी बात है। तो इसका 20% आपने कमाया 1464 और 50% डिविडेंड दे दिया 732। तो रिमेनिंग क्या बचा 8052। इन्वेस्टर कहता है कि भाई ये जो कंपनी जिसके डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, क्या है डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, क्या है कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है।
इसको हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट डिविडेंड नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड। इन्वेस्टर कहता है भाई मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं और मेरा KE है 16%। तो आप मुझे बता दें चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मैं इस कंपनी को कितने में खरीदूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बताएगा, इसकी मार्केट वैल्यू अब क्या है उसके अकॉर्डिंगली बताएगा ना। तो मार्केट वैल्यू निकालनी है अब हमने, तो अब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होने वाला। क्यों, ये फार्मूला कब अप्लाई होना है, जब कांस्टेंट डिविडेंड हो। ये फार्मूला कब अप्लाई होना है, जब कांस्टेंट डिविडेंड हो। और जब कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, तो फिर आपने फार्मूला ये अप्लाई करना है। और वो फार्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G ओवर KE माइनस G। D डिविडेंड, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, लेटेस्ट जो डिविडेंड है, मीन ये वाला 732, और वो लेटेस्ट डिविडेंड कितना है 732 इंटू 1 प्लस जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो जी कैसे कैलकुलेट होगा इस सिचुएशन में कि स्टार्ट में डिविडेंड कितना था 500, तो हमने कहा जी कि 500 का डिविडेंड 1 प्लस जी मीन ग्रो होते हुए पहुंच गया कहां पे 732 पे। कि 500 डिविडेंड था, वो ग्रो होते हुए पहुंच गया कहां पे 732 पे। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ के थ्रू, तो 1 ग्रोथ, 2 ग्रोथ, 3 ग्रोथ और 4 ग्रोथ, तो रेज टू पावर 4 कि 500 का डिविडेंड ग्रो होते हुए कितनी ग्रोथ में, 4 ग्रोथ में पहुंच गया कहां पे 732 पे। तो यहां से हम जी निकाल सकते हैं 10% पूरा कर ले, क्या ख्याल है 10% क्या आ रहा है, पक्की बात है 9.9%, तो 10% कर लो। तो 10% क्या आ गया हमारे पास ग्रोथ रेट। अब यहां पे अप्लाई कर दो क्या 1 प्लस 10%, KE दिया गया है कितना 16% माइनस क्या 10%, तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ गई 13420 यस 13,420। मीन इन्वेस्टर इस कंपनी को कितने में खरीदेगा जिसकी अब बुक वैल्यू क्या है 7320। क्या ख्याल है, तो इसको कितने में खरीदेगा 13420 की निकाली जा सकती मार्केट वैल्यू। कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड ओवर KE हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक हो गया। अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो D इंटू 1 प्लस जी हमें निकालना पड़ेगा। स्टार्ट का डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी, N क्या लेंगे, ग्रोथ कितनी हुई है डिविडेंड में, नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू जो लेटेस्ट डिविडेंड है वो, तो फार्मूला में पुट किया तुम्हारे पास आ गई क्या मार्केट वैल्यू। अगर इसी मेथड से हमारे पास मार्केट वैल्यू हो और वो कहता है कि आप KE आइडेंटिफाई कर दें, मार्केट वैल्यू हो और वो कहे कि आपने KE आइडेंटिफाई करना है, तो KE हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस जी। ये KE यहां पे चला गया तो मार्केट वैल्यू इधर नीचे आ जाएगा, और ये माइनस जी तो KE से हो रहा था ना, मार्केट वैल्यू से नहीं होगा, तो इसलिए जी यहां पे साथ ऐड हो जाएगा। क्या ख्याल जी, यहां तक बातें कोई समझ आती? ओके, आगे चलते हैं। ये डब्बा हमने किया यहां पे बंद, और इस डब्बे को हमने नाम दे दिया क्या, हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ।
या हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल कह दो, कि अगर तो आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है कि अगर डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, मीन पास डिविडेंड दिए गए हैं, कितनी ग्रोथ के थ्रू डिविडेंड कहां से कहां तक पहुंचा है, तो फिर हम फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। पहले ग्रोथ रेट निकालेंगे, जी क्या है, डिविडेंड ग्रोथ रेट, और फिर मार्केट वैल्यू में हम क्या करेंगे, डिविडेंड जो लेटेस्ट है इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, तुम्हारे पास आ जाएगा 13420 मार्केट वैल्यू, अगर डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। ठीक हो गया। ये जो ग्रोथ रेट है जी, ये निकालने का एक और भी मेथड है, जी निकालने का एक और भी मेथड है, इसको कर लो नंबर 1। जी निकालने का एक और भी मेथड है नंबर 2, जिसे नाम दिया जाता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। वो क्या था, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल। मीन जी निकालना है, अगर डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है तो फिर उस मेथड से क्या, पहला डिविडेंड 1 प्लस जी रेज टू पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ग्रोथ, और इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, तुम्हारे पास जी आ जाएगा। मार्केट वैल्यू का वही फार्मूला है। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल क्या है कि गॉर्डन कहता है जी कि अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई, डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई, तो फिर भी आप ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हो, मीन जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वो कहता है जी जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। व्हाट इज आर, रिटर्न, कौन सा, रिटर्न ऑन इक्विटी। व्हाट इज आर, रिटर्न, रिटर्न कौन सा, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इस केस में कितना था, कितना था इस केस में 20%। व्हाट इज बी, कहते हैं बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेट। किस चीज का रिटेंशन रेट, प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करने के बाद जो आपने रिटेन किया प्रॉफिट, वो रिटेन्ड प्रॉफिट क्या है यहां पे, रिटेंशन रेट, जो इस केस में कितना है 50%। क्यों 50%, आपने पे किया तो 50% रिटेंशन है। नहीं, कंपनी जितना कमाती है उसमें से 20% डिविडेंड देती है, तो रिटेंशन रेट कितना आएगा आपका 80%, तो यहां पे फिर बी क्या आएगा, 80 आएगा। इस केस में कितना है बी, 50%। क्या कहला, तो बी कितना है आपके 50%, आर कितना है आपका 20%। तो प्लीज मुझे जी निकाल के दे देंगे। क्या कहला, परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे तो 0.1 में आएगा, तो फिर इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, या 0.5 इंटू 0.2 करके देख लो। जी क्लियर होती है बात, कि अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, हिस्ट्री बोले तो पिछले कई सालों का डिविडेंड दिया गया है, तो फिर तो हम ग्रोथ रेट निकालेंगे कैसे, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल पे, कि स्टार्ट डिविडेंड 1 प्लस ग्रो होते हुए इतनी नंबर ऑफ ग्रोथ के थ्रू पहुंच गया यहां पे, तो जी निकल आया। अगर हिस्ट्री नहीं दी गई, सिर्फ आपको यह बताया गया कि करंट ईयर का प्रॉफिट इतना था, उसमें से कंपनी ने जो है वो इतना रिटेन किया, तो दिस मीन बाकी क्या किया है, डिविडेंड दिया है। क्या कहलाए, तो यहां से हमारे पास क्या निकल आएगा, रिटेंशन रेट निकल आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी जो कमाती है अपने ओपनिंग कैपिटल पे, कंपनी जो कमाती है अपने ओपनिंग कैपिटल पे। और हम इस सिलेबस में एज्यूम करके चलेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर 1 साल का दिया गया तो हम एज्यूम करेंगे पिछले कई सालों में ये फिक्स ही था, चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया। और डिविडेंड अगर तो हिस्ट्री दी गई है तो फिर हम ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। अगर हिस्ट्री नहीं दी गई, सिर्फ करंट ईयर का उसने बताया प्रॉफिट इतना था, इतना डिविडेंड दिया, तो बाकी अमाउंट देखेंगे कितनी है। क्या कह रहा है, उसको प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटेंशन रेट आ जाएगा।
इसमें बी जो है रिटेंशन रेट हमने कहां से निकाला, या आर कहां से निकाला, आर हमने सपोज निकाला यहां से, इन दोनों से कंपेयर करते हुए, ऐसी बात है, आर हमने यहीं से निकाला ना। आर का कोई फार्मूला भी आप लिख सकते हो। ये क्या है, कंपनी ने जो कमाया बोले तो प्रॉफिट, ये क्या है, कंपनी ने जो कमाया बोले तो प्रॉफिट, क्या कहला है, और ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल जिस पे कमाया, ऐसी बात है। जिस मीन हम कह सकते हैं कि आर जो है वो इक्वल होगा किस चीज के, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। क्या कह रहा है, ऐसी बात है। ये जो बी है, ये क्या है इस केस में, बी क्या है, इन दोनों से रिलेशन बना। बी है क्या, रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट का मतलब क्या, कितना प्रॉफिट आपने अपने पास बचाया, मीन एज ए डिविडेंड पे नहीं किया, कितना प्रॉफिट आपने बचाया। जिस मीन हम कह सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, रिटेन्ड प्रॉफिट, किसके इक्वल है, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसी बात है। तो अगर हम कहें कि G इज इक्वल टू बी इंटू आर है, और B किसके इक्वल है, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, और R किसके इक्वल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल नहीं मैं कह रहा। तो प्रॉफिट से कट गया, तो पीछे हम कह सकते हैं कि G जो है वो इक्वल हो सकता है किस चीज के, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल के भी। ऐसे भी हो सकता है। रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है, सपोज ईयर 2 का रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 550 का, ओपनिंग कैपिटल कितना था, 5500। तो जरा डिवाइड करके देखो क्या फिर भी 10% ही आता है, फिर भी 10% ही आएगा। रिटेन प्रॉफिट सपोज ईयर 2 का हमने कहा जी कितना है 550, और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है ईयर 2 का सपोज 5500, तो फिर भी क्या आएगा 10% क्या। दिस मीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड में फार्मूला क्या है हमारा, मार्केट वैल्यू निकालने का, D इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। हाँ, तो G निकालना है हमने, तो G ऐसे भी निकाला जा सकता है। कब, जब हमारे पास हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल है, मीन डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई तो फिर गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंगली G इज इक्वल टू बी इंटू आर से भी निकाला जा सकता है। और B फिर क्या होगा, रिटेंशन रेट, कि कितने परसेंट आपने डिविडेंड पे नहीं किया, मीन बचाया प्रॉफिट का पार्ट। और R क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन कंपनी कितना कमाती है किस चीज पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे। या G किसके इक्वल होगा, रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। अगर हमारे पास ROE नहीं है सपोज क्वेश्चन में, फिर हम क्या निकाल लेंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे, हैं आप लोगों के पास क्वेश्चंस? लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, 11 किया था। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे तो 50% रेट है, अभी हम चेंज करके भी देख लेंगे क्या बनता है, अभी हम चेंज करके भी देख लेंगे क्या बनता है। ये पिछले सैटरडे वाली क्वेश्चन है, कोई नया काम नहीं है। कितने दिनों बाद आई है मिस? सिर्फ 2 दिन बाद जी। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मिलेगा, ऐसी बात है।
क्या करना है आपको? हुसैन लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज द 31 दिसंबर 2016। शेयर कैपिटल इतना है, रिटेन्ड अर्निंग इतना है, लॉन्ग टर्म डेट इतना इतना है, इरडीमेबल रिडीमेबल क्या होता है, आगे कूपन रेट क्या होता है हमें नहीं पता अभी, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना है, उसका रेट ये है। द लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कंपनी का इतना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, प्रॉफिट रिटेन्ड इतना है। डिविडेंड आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पे करते हो या बिफोर टैक्स से पे करते हो? आफ्टर टैक्स से। तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंपनी का 987,500 है और उसमें से रिटेन जो किया है वो 389,247 किया है। और डिविडेंड हिस्ट्री भी दी गई है साथ कि 2012 में जो है वो डिविडेंड पर शेयर इतना था, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और इतना हो गया। तो प्लीज मुझे मार्क के इसके नीचे लिखे रिक्वायर्ड कैलकुलेट डिविडेंड ग्रोथ रेट, रिक्वायर्ड कैलकुलेट डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो प्लीज मुझे जी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, जिस मेथड से मर्जी कैलकुलेट कर दो। शायद हिस्ट्री दी गई है तो हिस्टोरिकल भी हम जी निकाल सकते हैं। और देखो क्या गॉर्डन्स के अकॉर्डिंगली भी आप जी निकाल सकते हो। हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली जी निकालें। 2012 से ऑनवर्ड डाटा आपको दिया क्या है, तो 2012 का डिविडेंड 4900 1 प्लस जी से ग्रो होते हुए पहुंच गया कहां पे, लास्ट डिविडेंड क्या है 7122 पे। और देखिए नंबर ऑफ ग्रोथ कितनी है, नंबर ऑफ ग्रोथ 4 है। ईयर बेशक 5 है लेकिन नंबर ऑफ ग्रोथ कितनी है 4 है, तो वहां से आपके पास एक जी आ जाएगा इजी। अब मुझे ये तो बच्चों वाला काम, ये तो आप लोगों ने कर लिया ना, पिछली क्लास में भी किया था। मुझे मेनली गॉर्डन के अकॉर्डिंगली जी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट से ऊपर जो डेटा है सारा, वहां से आपको गॉर्डन के अकॉर्डिंगली जी निकालने में हेल्प मिलेगी। और कैसे निकलेगा, इन सिंपल वर्ड अगर बी आर नहीं निकाला जा रहा तो सिंपल वर्ड में क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। आज पता चलेगा ना FR1 आपने कैसी पढ़ी हुई है। नहीं किसी से जी भी ना निकला हो, ऐसा तो नहीं कोई किसी से जी भी ना निकला हो। जी क्या था हमारे पास के 4.9 1 प्लस जी से ग्रो होता हुआ पहुंच गया कहां पे 7.122 पे, और नंबर ऑफ ग्रोथ 4 है। 4 कैसे है,
12 से 13 एक ग्रोथ है, 13 से 14 दूसरी ग्रोथ है, 14 से 15 तीसरी और 15 से 16 चौथी ग्रोथ है। तो जी कैसे निकला हमारे पास यहाँ पे? जी कैसे निकला? कितना? जी कितना निकला? 9.8%। हाँ, कैसे निकला है ये 4.9 को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया हमारे पास 1 प्लस जी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 7122 डिवाइड बाई 4900। क्या ख्याल है? दोनों साइडों का फोर्थ अंडर रूट लो तो आपके पास जी आ जाएगा। जी उसके बाद हमने क्या निकालना है? हमने ग्रोथ रेट निकालना है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन भी। तो ये हमने क्या निकाला है? ये हम कहेंगे जी हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली ये हमने निकाला है। जहां पे डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई हो तो फिर हम जी ऐसे निकालेंगे, और जहां पे हिस्ट्री नहीं दी गई तो वो पॉइंट नंबर 2 से ऊपर वाला डेटा था। सो गॉर्डन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली जी इज इक्वल टू बी इंटू आर होता है। क्या बी निकाला जा सकता है यहां से? रिटेंशन रेट, यस। प्रॉफिट भी दिया गया है तो प्रॉफिट रिटेन भी दिया गया, हम निकाल सकते हैं। क्या आर निकाला जा सकता है? आर निकाला जा सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला जा सकता है। बी किसके इक्वल है? बी किसके इक्वल है? प्रॉफिट ओवर रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट, और रिटेन्ड प्रॉफिट यहां पे कितना में दिया गया है? 389247। मीन बी किसके इक्वल है हमारे पास? बी इज इक्वल टू, कैसे निकाला हमने बी? रिटेन्ड प्रॉफिट है हमारे पास 389 ओवर 4 ना 247 डिवाइडेड बाय हमने क्या किया? प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट लेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, जिसमें से डिविडेंड पे करते हो 987,500। ये कितना आ गया? 40%। अब हमने निकालना है आर। आर इक्वल होता है क्या? आर इक्वल होता है किस चीज के? प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल के। प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल के। तो प्रॉफिट तो हमें दिया गया है कितना? 987,500 ही। ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा? हमारे पास शेयर कैपिटल दिया गया है, रिटेन अर्निंग्स दी गई हैं। कौन से साल की रिटेन अर्निंग दी गई है? 2016 की। तो वो तो होगा ना क्लोजिंग कैपिटल, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर आप ऐड करते हो किस चीज के लिए? कैपिटल के लिए। तो रिटेन शेयर आपके पास है 1428,000 और रिटेन अर्निंग है आपके पास 2750। तो इन दोनों को ऐड करने से तो आपके पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल। दिस मीन इस क्लोजिंग के अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कौन सा? जो आपने रिटेन किया वही इंक्लूड होता है ना इसमें। क्या ख्याल है? रिटेन अर्निंग में कौन सा प्रॉफिट जाता है? जो आपने रिटेन किया वही जाता है ना। तो वो कितना है इसके अंदर? 389,247। तो वो 389,247 को इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा क्या? ओपनिंग कैपिटल। क्यों? इन दोनों को ऐड करने से तो 2016 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया ना। हमने कौन सा लेना है? ओपनिंग कैपिटल। हमने ये वाला कैपिटल क्लोजिंग नहीं लेना, हमने कौन सा लेना है? ओपनिंग कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल दिया गया है, जो चेंज करंट ईयर में नहीं हुआ, क्यों? नए शेयर इश्यू नहीं किए तो उतना ही रहा। लेकिन ये जो रिटेन्ड अर्निंग दी गई है ये सिर्फ ओपनिंग नहीं है, इसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट भी इंक्लूड करके लिखी गई है ना। 2016 के अगर एंड पे लिखी गई है तो बैलेंस शीट में कौन सी रिटेन्ड अर्निंग आ रही होती है? क्लोजिंग। तो हमें लेनी है ओपनिंग। तो ओपनिंग लेने के लिए इसके अंदर जो करंट ईयर का प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना आता है? 3788
753 3788 3788 753। तो अब प्लीज मुझे आर बता दें कितना आता है आपका। इस फार्मूले से भी डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम गॉर्डन के अकॉर्डिंगली चाह रहे हैं। तो गॉर्डन का फार्मूला क्या कहता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक हो गया, ये हमारा अपना फार्मूला है। एक हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल का जी का फार्मूला है, एक गॉर्डन का फार्मूला है, और एक हमारा अपना फार्मूला है जो हमने गॉर्डन से ही निकाला है। ठीक हो गया, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो आर कितना आ गया यहाँ पे 26.06%, 26.06%। तो क्या किया हमने 40% इंटू 26.06%। मुझे प्लीज जरा जी की वैल्यू दे देंगे कितनी बनती है। 10.27%, 10.44% जी। चलें 10.27 कर लें, 10.44 कर लें, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अब आपका हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली जी निकला है 9.8%, और गॉर्डन के अकॉर्डिंगली निकला है कितना 10.44%। तो डजेंट मैटर क्यों, वो डाटा सेपरेट था, वो डाटा सेपरेट था। तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, इस पे नहीं। आपने डेटा के अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है तो फिर जी आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर हिस्ट्री नहीं दी गई, करंट ईयर का प्रॉफिट रिटेन्ड दिया गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दी गई है, तो फिर आप ऐसे निकालेंगे। आंसर दोनों से एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों, डेटा भी आपने डिफरेंट यूज किया ना। ठीक, क्लियर होता है क्वेश्चन 12। वो आपने ओपनिंग कैपिटल नहीं लिया होगा, आपने क्लोजिंग ले लिया होगा। सर ओपनिंग लिया है। ओपनिंग लिया 9.8% निकाला है, कैसे? सर नहीं, मेरा ओपनिंग है 2806। कैसे ओपनिंग तो आ रहा है 3789,753। मैंने रिटेन प्रॉफिट ओवर डी करके कर दिया। नहीं नहीं, सर 9.8 आ गया। ओपनिंग कैपिटल आपका अगर 3789 है तो फिर ठीक है। यस सर। 3789,753 है, नहीं 2806। तो वो कैसे निकल आया? सर रिटेन प्रॉफिट ओवर डी करके। नहीं 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 नहीं, वो तो सही नहीं है, वो कैलकुलेशन ही गलत होगी जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी मीन इक्विटी के थ्रू ही इसमें सब कुछ चल रहा है, डेट की कोई बात नहीं है, ना ही अभी हमने कोई डेट की बात की है। डिविडेंड जस्ट पेड $180,000। CU लाइक डॉलर, लाइक रुपीज, लाइक पाउंड एक करेंसी है। ठीक हो गया। सो 180,000 जो है वो आपने डिविडेंड जस्ट पे किया है। अर्निंग रिटेन्ड एंड इन्वेस्टेड है आपकी 40%। व्हाट इज दिस 40%? बी रिटेंशन रेशियो उसने बता दी आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर जो आप इन्वेस्ट करते हो उस पे कमाते हो, मीन प्रॉफिट आपका। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू टू द नियरेस्ट करेंसी इन थाउजेंड्स? मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती, सब कुछ तो उसने आपको दे दिया। क्या ख्याल है? सो पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो जी निकाल लेंगे गॉर्डन के अकॉर्डिंगली, और वो किसके इक्वल होता है, B इंटू आर के। B उसने दे दिया आपको कितना 40%, और R कितना है 15%। तो जी कितना आ गया 6%। मार्केट वैल्यू फार्मूला क्या है, D इंटू 1 प्लस G ओवर KE माइनस G। तो D हमारे पास है, जो डिविडेंड आपने पे किया, कितना पे किया 180,000 का 1 प्लस 6% डिवाइडेड बाय KE कितना दिया गया 20% माइनस 6%। तो प्लीज मुझे मार्केट वैल्यू दे देंगे कितनी है? 62857।
किसी से कंप्यूट ना हो रहा। हाँ, मार्केट वैल्यू मांगी ना उसने, तो मार्केट वैल्यू निकालने का ये फार्मूला था। तो जी हमने निकाल लिया। इस मेथड से नहीं, क्यों? हिस्ट्री नहीं थी। इसमें जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गॉर्डन में जाना पड़ेगा। गॉर्डन में चाहिए बी और आर। बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बी क्या होता है? रिटेंशन रेट। डिविडेंड का कितना पार्ट आप रिटेन करते हो उसने बता दिया, रिटेन का वर्ड यूज करके। और आर क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाते हो। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, the dividend paid by Darude Limited over the past 4 years are as follows. ईयर है हमारे पास 20x4, 20x5, 20x6, 20x7। डिविडेंड है हमारे पास 50, 54, 61, 68, मीन हिस्ट्री दे दी गई। The company has 200 million issued shares entitled to dividend in 20x4 but made a scrip issue of 1/2 in January 20x7. The ex-div price per share on 1st January 20x8 is 4.50. मीन उसने शेयर दे दिए जो इशू किए हैं और प्राइस पर शेयर दे दी, बाकी बातों को भी इग्नोर करें। ये 1/2 क्या है? ये एक्स डिव प्राइस क्या है? एक्स डिव भी होती है, कम डिव भी होती है, क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये अभी किस चीज पे फोकस होना चाहिए कि उसने रिक्वायर क्या किया है आपसे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द शेयर? रिटर्न ऑन द शेयर मीन शेयर होल्डर आपसे क्या रिक्वायर करता है। शेयर होल्डर आपसे क्या रिक्वायर करता है? तो शेयर होल्डर के ई रिक्वायर करता है आपसे, तो आपने के ही निकालना है। डिविडेंड लेटेस्ट आपको दिया गया, ग्रोथ आप निकाल लोगे। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कैसे? टोटल शेयर इशूड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू भी आ गई आपके पास। क्या कहला है? प्लस जी, यहां पे जो लिखा है वही लिखना है। तो पहले हमें जी निकालना पड़ेगा, पहले हमें जी निकालना पड़ेगा। तो हम चले गए क्वेश्चन नंबर 14 में, और जी हमने कहा जी कि डिविडेंड जो है वो हमारा क्या हुआ है? 50 था, 50 से ग्रो होते हुए पहुंच गया कहां पे? 68 पे। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ में? 3 ग्रोथ में। क्या कहला? सो व्हाट इज जी? 10.79%. What is KE? KE is equal to D into 1 plus G over market value plus G. क्या कहला? सो डी है हमारे पास जो लेटेस्ट डिविडेंड है कितना? 68 का, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट है 10.79% ओवर मार्केट वैल्यू हम जो है वो निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकाल लेते हैं? उसने कहा जी कि 200 मिलियन के आपने शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 4.50। कितना आ गया? 900। तो 900 वो हमने दे दिया, और प्लस जी हमारे पास है 10.79%। तो प्लीज मुझे मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। कितना आ गया? 19.16%। 19.16% इज आर के ई। सो 3 क्वेश्चन हमने किए अभी तक। एक पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ जी निकालना सीखा है। हिस्टोरिक ग्रोथ से कैसे निकाला जाएगा, या फिर हिस्टोरिक हमारे पास डिटेल नहीं है तो फिर हम जी गॉर्डन के मॉडल से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? बी इंटू आर से। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया? मार्केट वैल्यू निकालनी सीखी। मार्केट वैल्यू निकालना सीखी, और कांस्टेंट डिविडेंड नहीं थे उसमें। कांस्टेंट होते तो फिर हम ऐसे मार्केट वैल्यू निकालते, डिविडेंड ओवर के ई। इनफैक्ट उसमें तो हिस्ट्री भी नहीं थी। क्या ख्याल है?
तो इसलिए मार्केट वैल्यू निकालने का, जब कांस्टेंट डिविडेंड नहीं है तो मार्केट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। तो जी हमें चाहिए, तो जी हमने देखा कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हमने गॉर्डन से निकाल लिया। क्यों, मैं बी और आर क्वेश्चन में गिवन था, के ई क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली। जो क्वेश्चन ने किया उसमें उसने मार्केट वैल्यू नहीं, हमसे क्या रिक्वायर कर लिया, के ई रिक्वायर कर लिया। तो हमने कहा जी के ई किसके इक्वल है, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू और प्लस जी के, लेकिन जी हमें चाहिए। तो जी के लिए डाटा हमारे पास हमने देखा यस हिस्टोरिक है, तो हिस्टोरिकल से हमने जी निकाल लिया और उसके बाद हम यहां पे चले गए। ठीक हो गया। सो गॉर्डन क्या कहता है कि अगर आपके पास डिविडेंड की हिस्ट्री ना दी गई हो तो फिर भी आप डिविडेंड ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। कैसे, बी इंटू आर से। अगर हिस्ट्री दी गई हो तो बेस्ट क्या है, आप हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से ही जी निकालो। ठीक है, अगर हिस्ट्री दी गई है तो बेस्ट क्या है, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से ही निकालना है आपने। हाँ, अगर नहीं गिवन तो फिर आप शॉर्ट वे है हमारे पास ग्रोथ रेट निकालने का, जो उतना बेस्ट नहीं है, उतना एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट है। ठीक हो गया। गॉर्डन एक बात और कहता है कि कंपनी जितना ज्यादा रिटेंशन रेट रखती है, मीन प्रॉफिट का जितना कम डिविडेंड पे करेगी, मीन ज्यादा रिटेन करेगी, उतना ही कंपनी की शेयर वैल्यू को, मीन मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होगा। वो कंपनी जिसका रिटेंशन रेट ज्यादा है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, जिसका रिटेंशन रेट कम है उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है। क्यों? कि अगर आप जितना कमाते हो सारा डिविडेंड ही दिए जा रहे हो, सारा डिविडेंड ही दिए जा रहे हो, तो आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टर आएंगे जो जैसे ही आपने डिविडेंड दिया उसके बाद शेयर रखेंगे या सेल करेंगे, सेल करेंगे। अब पूरा साल उन्हें रखने का फायदा नहीं है। और जब डिविडेंड आपने पे कर दिया, आपका कोई शेयर बाय करने आएगा नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो सप्लाई देंगे मार्केट में सेल करने के लिए। जब डिविडेंड आपने पे कर दिया तो लोग आपका शेयर अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? आप बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हो तो लोग क्या करेंगे, भाई इस कंपनी को क्या करना है, आपने डिविडेंड मीन ईयर एंड से पहले शेयर बाय करने हैं, और जैसे ही कंपनी डिविडेंड ये पे कर दे उसके बाद आपने शेयर बेच देने। क्यों? ये कंपनी अपने पास रखती नहीं है कुछ, और जब अपने पास रखती नहीं है तो क्या इसका फ्यूचर सेफ है? नहीं, ये तो कभी भी डूब जाएगी। जिस ऐसी कंपनी में लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। क्या कहला? और जैसे आपने डिविडेंड पे किया उसके बाद आपकी शेयर की प्राइस बहुत डाउन जाएगी। क्यों? आगे से डिमांड नहीं होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, और जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो आपकी प्राइस क्या होती है, कम जाती है, तो शेयर की प्राइस क्या होगी, कम जाएगी। यूनिलीवर ने शेयर इशू किया था 50 रुपए से, और आज उसका शेयर सपोज 16,000 का है। क्यों? उसका रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा है, वो डिविडेंड बहुत कम पे करती है। सपोज 3-4% वो डिविडेंड पे करती है, बाकी कोई 96-97% उसका रिटेंशन रेट है। तो इसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, कि कल को मेरे बच्चे खाएंगे यहां से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या है कि बस अभी जो डिविडेंड मिलता है बस लो और ठीक है, बाढ़ में जाए, आगे कोई और कंपनी देखो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका रिटेंशन रेट ज्यादा है, मीन वो ज्यादा डिविडेंड रिटेन करती है, और जितना रिटेंशन रेट ज्यादा होगा उतनी आपकी शेयर की प्राइस ज्यादा जाएगी। क्यों? उसकी डिमांड होगी, सप्लाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो बेचेगा ही नहीं, कि उसने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो गॉर्डन क्या कहता है कि कंपनी को अपनी शेयर प्राइस इंक्रीज करने के लिए, मीन अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, रिटेंशन रेट ज्यादा से ज्यादा रखना है। क्यों? अगर रिटेंशन रेट आपका कम होगा तो आपकी मार्केट वैल्यू कम होगी। क्यों? मार्केट वैल्यू कम होगी, शेयर की प्राइस कम चली जाएगी। क्यों? सप्लाई एकदम से आएगी और आगे से डिमांड
कोई कर नहीं रहा होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी, तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।